अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वापस आपको खुश आमदीद कहेंगे हमारी बजट 2025-26 ट्रांसमिशन में। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अब बाकायदा बजट पेश कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की तरफ से बजट की तकरीर की गई और बजट की तकरीर में सम गुड सम बैड्स लाइक ऑलवेज, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली और इस चीज़ के बारे में तस्करा करना ज़रूरी होगा कि अपोजिशन, चाहे वो जिस भी जमात की अपोजिशन हो, जो अपोजिशन की बेंचेस हैं उनके ऊपर जो एक बचकाना किस्म की हुल्लड़बाजी और जो नारेबाजी थी वो एक कस्टमरी है नाजरीन। वी कैन नॉट डू अवे विद इट। और ऐसा लगता है कि चाहे जो भी अपोजिशन हो उनकी तरफ से बजट तजावीज़ दें, सुकून से बैठ के सुने कि क्या बजट में ऐलानात किए जा रहे हैं, उनको कंस्ट्रक्टिवली उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, बताएं क्या चीज़ सही है क्या बुरी है, जो बुरी चीज़ है उसमें मज़ीद तजावीज़ दें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन नहीं, हमें अपना काम करना है, हमने अपनी हुल्लड़बाजी करनी है। तो दिस नेवर चेंजेस, दिस नेवर डाइज। इस दफ़ा ज़ाहिर है जो ये तमाम सहरा है अपोजिशन बेंचेस की तरफ से वो PTI एज अ पार्टी उनको जाता है। और ज़ाहिर है मतलब अपोजिशन बेंचेस में इवन मौजूदा जब हुकूमत होती थी तब ये लोग भी कोई मुख्तलिफ नहीं थे। तो ये एक नाजरीन ऐसा लगता है कि एक जवाब सिलसिला है जो कि हर पार्टी दूसरी पार्टी को देती है और ये बजट में तो होता ही होता है। तो खैर ये चीज़ हमने बहरहाल देखी, लेकिन गुड्स एंड बैड्स पे हम लोग तो मेरिट पे बात रखेंगे इंशाल्लाह। इसके अच्छी चीज़ें भी इस बजट के हवाले से, जैसे टैक्स रेट में कमी हर स्लैब के लिए बहुत नुमाया, इस पूरे बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव हाईलाइट है जो कि हमने देखा। फिर इसमें वफाकी जो बल्कि सरकारी मुलाजमीन है उनकी तरफ से एहतजाज हुआ क्योंकि पहले सुना कि 6% तक सिर्फ इजाफा हो रहा है मुलाजमीन की तनख्वाहों में, जिसको फिर 10% तक कर दिया गया और अब फिर ये अनाउंस किया गया है। सो सम गुड्स एंड सम बैड्स। कार्बन टैक्स भी आयद हो रहा है, इसका भी ऐलान है जो कि फ़िलहाल अभी के लिए 2.5 रुपये तक होगा फ़ी लीटर। फिर कहा ये भी बता दिया गया है, साथ साथ ही ऐलान कर दिया गया है कि इसको 5% तक कर दिया जाएगा। आई रिकॉल सम डेज़ को हमारे प्रोग्राम में जब मिफ्ता इस्माइल साहब इस डिस्कशन पे थे तो उन्होंने ये बात पहले ही प्रीएम्प्ट की थी कि कुछ फैंसी नामों के तहत पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उनको मज़ीद महंगा किया जाएगा। और भी दीगर बातें हैं जिसको हम लोग ज़ेर गौर रखेंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद पैनल का रुख करती हूँ और इसमें जो एक्सपर्ट ओपिनियन, जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम की आरा शामिल गुफ्तगू रखते हैं। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब फरहान बुखारी साहब, बिज़नेस एडिटर हम न्यूज़, और पूरे मामले पे अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ यू बीन थ्रू आउट विद अस। तो आपको वंस अगेन वेलकम फरहान साहब। हसन बख्शी साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, चेयरमैन आबाद और जो बिल्डर्स और डेवलपर्स की पाकिस्तान में जो सबसे मुस्तनद एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चेयर कर रहे हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद। और ज़ाहिर है व्हेन वी टॉक अबाउट रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या तमाम को चूँकि रिप्रेजेंट करती है आबाद, इस अहवाल से बात करेंगे कि पहला कैसा रिएक्शन देते हैं बजट पे। आपको बहुत खुश आमदीद। हारून फारूकी साहब नाजरीन साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में अपनी तमाम ओपिनियंस के साथ कि वो इस बजट को कैसा देखते हैं, कितना अच्छा और कितना बुरा। आपको भी वेरी वार्म वेलकम सर। बट फरहान साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। व्हाट आर द गुड्स एंड बैड्स? कुछ ऐसे हाईलाइट करें कि ये अच्छी चीज़ें और ये बुरी चीज़ें, अभी आप क्या बाइफरकेट कर पाएँ? बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आपके जो तारीफ़ी कलमात हैं हुल्लड़बाजी के हवाले से, वो मैं 1 मिनट में उसका जवाब दे दूंगा कि ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। ये मैं पाकिस्तान के बजट्स को पिछले 35 साल से देख रहा हूँ। हमारी मती ये कि बजट डे पे पार्टी कोई भी हो, मेरा किसी पार्टी से ना लेना ना देना, कोई भी पार्टी हो, इतनी इमेच्योरिटी होती है, हुल्लड़बाजी होती है और हम मैसेज अवामुन्नास को, और अगर कोई बाहर भी लोग देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देते हैं, ये इस पे सोचने की बात है। आज तक किसी ऑपोजिशन ने एक दफ़ा भी शैडो बजट की कोशिश भी नहीं। ये देखें माशाल्लाह, मतलब आप अगर इतने परेशान हैं अवाम के लिए तो ब्रिंग अ शैडो बजट। शैडो बजट लेके आए, ऑल्टरनेटिव्स, पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स पे लेके आए, बात करें। अब आइंदा दिनों में भी आप देखेंगे कि ये इसी तरह होगा। अच्छा, मजमूई तौर पे सबसे अच्छी जो बात है इसमें वो तो ये है कि 2 साल पहले पाकिस्तान के बारे में बहुत ये मशहूर था कि पाकिस्तान को खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट होने वाला है। ये उस साल की बात है जबकि श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट हुआ था। आज डिफ़ॉल्ट की कोई बात नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि हम एक रास्ते पे चल पड़े हैं। IMF के प्रोग्राम को जितना अच्छा कहें, बुरा कहें, जो भी मर्ज़ी कहें, लेकिन उसकी वजह से हमारी एक सूरत हाल ऐसी बन गई है कि वो वाली बात अब कोई नहीं कर रहा। और ये बजट भी उसी पैराए में बन के सामने आया। कुछ चीज़ों में मसलन मुझे ऑनलाइन
यहाँ पे टैक्स बढ़ाने की है कि 18% सेल्स टैक्स। अब ये देखिए ना, ये जब आप एक्सेसिव टैक्सेशन की तरफ किसी चीज़ को लेके जाते हैं, एक्सेसिव टैक्स रेट्स को, तो फिर आप लोगों को एक तरह से प्रॉम्प्ट करते हैं, उन्हें तरगीब देते हैं कि वो गलत तरीके इस्तेमाल करें, कि ऑनलाइन ऑर्डर्स तो ले लें, लेकिन वो जो सप्लायर्स हैं लोगों से बात करके वो बजाय वो चार्ज करने के वो कैश डीलिंग पे, खुदा ना करे कि इस दफ़ा ऐसा हो, लेकिन ये जब एक खदशा है जो बहरहाल आपको लग रहा है स्पेल आउट। फिर दूसरी चीज़ जो परेशान कुन है, विद होल्डिंग टैक्स जो बैंक विड्रॉल्स पे बड़ा है। ये टैक्स कलेक्ट करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि बैंक की ट्रांजैक्शंस बैंक की जो हैं वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड होती हैं, लेकिन इसका डाउन साइड रिस्क ये है कि पाकिस्तान में वैसे ही सेविंग्स का रेट बड़ी परेशान कुन हद तक कम है, और मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान में सेविंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को तरगीब देने की ज़रूरत है कि ज़्यादा बचाएं। एक सेविंग्स टू जीडीपी रेशो भी हमारा काफी हमारा कम है ना, बिल्कुल हमारा सेविंग्स टू जीडीपी रेशो कम है और उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अब अगर आप वो सेविंग्स के ऊपर, आप जो विड्रॉल्स के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसमें अगर आप इस तरह इजाफा करेंगे तो फिर क्या नतीजा उसका निकलेगा? तो इसके बरक्स है पॉलिसी। बिल्कुल। और फिर आप लोगों को क्या तरगीब दे रहे हैं कि पैसे अगर किसी के पास हैं तो निकलवा के, मसलन कई लोगों का ये ख्याल है कि जी गोल्ड में इन्वेस्ट करें, इस किस्म की भी बातें हम सुनते आए हैं, तो लोग फिर उस किस्म के रास्तों पे जाएंगे बजाय इसके कि वो सेविंग करें। और फिर बैंक्स क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं वो आगे अपनी लैंडिंग बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग बढ़ाएं, उसमें सरमायाकारी हो, उसमें मुल्क में सनत और तिजारत में इजाफा हो, लोगों को नौकरियां मिलें। वो अच्छा रास्ता तो वो होना चाहिए। और आखिर में जो अभी प्रोग्राम से पहले आपसे बात भी हो रही थी, ये जो पेंशन के हवाले से वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया है कि जी अगर कोई शख्स पेंशनर उसका इंतकाल हो जाए तो जो सर्वाइवर उसके साथ स्पाउस है, शौहर या बीवी, वो 10 साल से ज़्यादा उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। जी जी। अब ये मैं समझता हूँ कि एक गैर ज़रूरी तौर पे बड़ा सख्त कदम है एक ऐसे तबके के लिए जो कि बुढ़ापे में है। हो सकता है जो स्पाउस है वहाँ पे उनकी कोई औलाद ना हो, हो सकता है औलाद हो तो इस काबिल ना हो कि वो उनकी माली मावनत कर सकें। 10 साल बाद अगर वो सर्वाइवर जिंदा है तो फिर क्या होगा? आप और जाहिर है इस पे एक बैकलैश है जो कि फितरी तौर पर जाहिर है बनता है और वो प्रोबेबली आएगा भी, लेकिन अब बहुत वेरी वेल हाईलाइटेड जाहिर है इस बात को करना जरूरी है। लोग ऐसे हैं, तबकात ऐसे हैं जिनसे आप टैक्स लगाने के बावजूद इकट्ठा नहीं कर पाए, जैसे इस दफ़ा बड़ी तनकीद ट्रेडर्स पे हुई है जी। या ऐसे तबकात हैं, मसलन अब ज़री टैक्स की कलेक्शन का आगे पता चलेगा, लेकिन सूबों ने लगा दिया है लेकिन वहाँ पे कलेक्शन मैकेनिज्म नहीं। जी यस, इसको बहुत ज़्यादा वैसे भी इस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फिर ज़रूरी शोबे सारे ही आपको पता है, वो कल का इकोनॉमिक सर्वे हम देख चुके हैं कि सारे ही डाउन है। बट हसन साहब, एक अहम चीज़ इसमें ये आ जाती है कि अगर डिस्काउंट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी हमने मुसलसल गिराई और गिरती रही, लोग जाहिर है फिर पैसा अपना बैंकों से निकाल के कहीं लगाएं, कहीं इन्वेस्ट करें। क्या वो इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन में या जो ये ख़ास जो एक शोबा है यहाँ नज़र आई है? क्योंकि एक बहुत आम फहम बात है कि अगर कोई पैसा निकाल रहा है बैंक से, आवाम निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स आर डाउन एंड कॉन्स्टेंटली गोइंग डाउन, तो अवाम वो पैसा निकाल के ज़्यादातर जो बाय एंड लार्ज होता है, एक रुझान होता है, वो कंस्ट्रक्शन की तरफ लगाते हैं। लगाए पैसा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, जो 27 ट्रिलियन बैंक में डिपॉजिट था जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आज वो 27 ट्रिलियन से बढ़ के पैसे शायद 12% इजाफा हुआ है। सो कहने का मकसद है वो पैसे बैंकों से निकला नहीं है बल्कि बैंकों में और पैसा गया है। दो वजह आते हैं इसकी वजह से। एक तो देखिए, लोगों को रेंट सीकिंग की आदत हो गई है, रिस्क लेने को तैयार नहीं है, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इतनी पॉलिसीज़ में वक्तन फ़वक्तन तब्दीली आती रही है, सो लोग समझते हैं, जैसे मैं आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से बताऊं, पहले 7C एक टैक्स आया, फिर 7E एक टैक्स आया, फिर 7F एक टैक्स आया, फिर 100D एक टैक्स आया, फिर 236C बढ़ा दिया गया, फिर 236K बढ़ा दिया गया पिछले 5-6 सालों में। लोगों को यकीन नहीं है कि अगर मैंने पैसा लगा दिया, और कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड 5 साल 6 साल है,
सो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट थी कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कंसिस्टेंट पॉलिसी दे दें जिसके बनाने में स्टेक होल्डर्स को शामिल करें और उसको गारंटी कर रहे हैं लेजिस्लेशन के साथ, क्योंकि ये आप कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। कोई भी ज़मीन अरबों रुपए से कम नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट 40-50 माले का 75 से 100 मिलियन डॉलर से कम नहीं है। सो इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी पड़ेगी ताकि लोग उस पॉलिसी को समझते हुए सरमायाकारी करें। सो आज गवर्नमेंट ने जो आसानियाँ अनाउंस की हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स का मैं मेंबर था जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, अली परवेज स्टेट मिनिस्टर भी थे, चेयरमैन FBR भी थे, हाउसिंग मिनिस्टर थे। हमने यूनानिमसली ये सब रिकमेंड की थी और उन्होंने वो बात को मानी है। बट हाउएवर आई वुड लाइक टू से डेविल लाइज इन द डिटेल। अब कल जब पता लगेगा डिटेल, जो मैं आज की तकरीर से ये समझा हूँ, कैपिटल गेन टैक्स में इन्होंने कोई तब्दीली नहीं की है। मुझे ये नहीं पता कि 7F के टैक्स में क्या तब्दीली की है क्या नहीं की है और 7E में क्या तब्दीली की है। बट इन्होंने 236C का टैक्स कम कर दिया 4 से 2.5%, 236K का टैक्स कम कर दिया, FED एबॉलिश कर दी। इससे क्या एक बेहतर इन्वायरमेंट काम का होगा। इन्होंने ये भी हमसे वादा किया था और मेरे ख्याल में ज़रूर करेंगे, जो पाकिस्तान में पहली बार मकान लेगा उसको सब्सिडाइज फाइनेंसिंग देंगे ताकि वो 20% डाउन पेमेंट करे, 80% अपने मकान में रहते हुए किस्तों में पेमेंट अदा करे और उसकी किस्त वही हो जो उस मकान का किराया है, जैसे कि हर दुनिया के महज़ब मुल्क में होता है। इससे दो फ़ायदे हैं, लोगों की वेल्थ भी बनेगी, लोग पाकिस्तान से जुड़ेंगे और जो 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ है ना, वो भी जो आज अंडर कैपेसिटी चल रही है 30 से 50% पे, वो 80% पे जब चलेगी तो उससे ही 2 ट्रिलियन का आपके पास एडिशनल टैक्स जमा हो जाएगा। सिर्फ ये 40-50 बिलियन की सब्सिडी देंगे लोन्स पे, और ये हमें नहीं चाहिए, ये सिर्फ चाहिए एंड कंज्यूमर के लिए, उस पाकिस्तानी के लिए जिसमें मोना आप भी हैं, आपके साथ काम करने वाले भी हैं, जो पाकिस्तान में अपना घर नहीं बनाना पा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ वो चीज़ भी आएगी तो लोग ख़रीदारी शुरू करेंगे। और ये अगर हम कर गए, कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क दे दिया, यकीन माने जो पैसे दुबई जा रहे हैं वो भी रुकेंगे, दुबई से वापस भी आएंगे और लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। Am I correct to interpret, हसन साहब, आप समझ रहे हैं कि so far so good वाली बात है? अभी तक आपको जो चीज़ अभी सतही तौर पर लग रही है वो लग रहा है आपको कि जितनी तजावीज़ आपकी तरफ से गई थी उनको अकोमोडेट किया गया है, उनको शामिल रखा गया है। और दूसरा ये भी है कि एक रियल एस्टेट के हवाले से भी तो एक बात है ना, यू मे रिकॉल कि जब इसहाक डार साहब, जो पिछली नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर जब थे, तो उस टाइम पे कि DC रेट और मार्केट रेट को बराबर किया गया था, ये रियल एस्टेट मतलब इस तरफ एक जाया गया था, जिसमें बात ये की जाती थी कि रियल एस्टेट में जो पैसा पार्क्ड है उसको अक्सर इलिसिट मनी या इल गॉटन मनी और इस तरह से भी इस जाविये से भी देखा जाता था। वो मतलब एक रुझान क्या है या पॉलिसी की सिमत क्या है when we specifically talk about real estate this time around? देखिए, मैंने जो प्राइम मिनिस्टर से मिला और हमारी भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वी आर अगेंस्ट फ्लिपिंग ऑफ प्लॉट्स, फ्लिपिंग ऑफ फाइल्स, फ्लिपिंग ऑफ फाइल्स। हम चाहते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़े और रोज़गार मिले, रोज़गार के साथ इंडस्ट्री चले, इंडस्ट्री चलने के साथ गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिले और एक आम आदमी को मुनासिब कीमत पे घर मिले। इस पे हम सब, मैं आपकी तरफ से भी कह रहा हूँ, मुत्तफिक हैं कि ये हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा, इस काम करने के लिए जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं उसको हमने दूर करना पड़ेगा, आसानियाँ लाना पड़ेगी, डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा और वी नीड टू टेक एवरी स्टेप फॉर इट। देखिए, ये वो शोबा है जिसने दुबई को खड़ा किया, ये वो शोबा है जिस सऊदी अरब को जो खड़ा करने जा रहा है, ये वही शोबा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसने जर्मनी को खड़ा किया। हमने सबने मिलके ये फ्लिपिंग को डिस्करेज करना चाहिए और एक्चुअल होम ओनरशिप को इनकरेज करना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारी सबकी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट की, यही सिमत है, फाइनेंस मिनिस्टर की भी यही सिमत है कि आए अब हम अपने अपने घर बनाएं। और अगर ये काम हम कर गए तो यकीन माने 24 घंटे में 36 घंटे भी हम काम करेंगे तो हमें फुर्सत नहीं मिलेगी, हमारी इंडस्ट्रीज़ को फुर्सत नहीं मिलेगी और
چونکہ اس میں کام کرنے والے بھی پاکستانی، کام کروانے والے بھی پاکستانی، زمین بھی پاکستان کی، جو الائڈ انڈسٹریز یہ بھی سب پاکستانی، غالباً 70 انڈسٹریز کہا جاتا ہے کہ اس سے اور منسلک جو ریمیٹنس آتا ہے نا جی جو ریمیٹنس آتا ہے نا مونا پاکستان میں 70 اس کا 52% اسی انڈسٹری کے لیے آتا ہے. اگر آپ پالیسی دے دیں گے، آسانیاں دے دیں گے تو یہ 52 سے 60% ہو جائے گا. ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ہر پاکستان میں اپنے اس کی فیملی کے لیے اس کا گھر ہو. جی بلا شبہ. اور ایک بہت بڑا اس انڈسٹری کا جو کمال ہے اور مونا اس میں بہت بڑا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہم ایک نرسری کا کام کرتے ہیں. ہمارے پاس پلمبر، الیکٹریشین، میسن، اسکیپ فولڈنگ والا 5 سال کام کرتا ہے، پھر وہ گلف چلا جاتا ہے. ساری زندگی گلف میں کام کر کے ریمیٹنس یہاں بھیجتا ہے. بالکل یہ رجحان ہے. اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اپنی فیملی کے لیے ایک گھر. اور نہ صرف وہ جاتا ہے، وہ اپنے علاقے کے محلے کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی لے جاتا ہے اور وہاں امپلائمنٹ دیتا ہے. سو ہم نے اتنا مشکل کر دیا تھا ریگولیٹڈ ہاؤسنگ کو کہ لوگ کچی 52% آف کراچی پیپل آر لیونگ ان کچی آبادیز، سلمز اور انآتھورائزڈ ان اپرووڈ بلڈنگ. So let us work together to make regulated housing easier. جی بالکل. یہ جو لارجر ویژن آپ نے بتایا ہے پوری بات کا، ہو گیا تھا. صحیح آپ فرما رہے ہیں، بہت بجا. اور یہ صحیح بات ہے کہ یہ جو آپ نے ایک لارجر ویژن بتایا ہے نا کہ ایک ریگولیٹڈ ہاؤسنگ اور اس پوری چیز کو فروغ دینا، اس طرف جانا، یہ بہت ایک ضروری سمت ہے. پھر اس کے ساتھ جو کو ریلیٹڈ جو مسائل آتے ہیں، جو ایک آپ کی اپنی بھی جان ظاہر ہے خطرے میں ہوتی ہے اگر آپ ان ریگولیٹڈ ہاؤسنگ کی طرف جاتے ہیں. خستہ تعمیری جو پھر جو ڈھانچے ہوتے ہیں ان سے جو ڈیبیکلز ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی کچھ ایسی ہیں کہ پھر ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں. کراچی میں بالخصوص یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہارون فاروقی صاحب، ٹو یو سر، آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یور انیشل ریئیکشن ٹو دا بجٹ پلیز. نتھنگ نیو جیسے آپ نے فرمایا. جی میں تو پچھلے کو تقریباً 50واں اپنی عمر کے حساب سے 50واں بجٹ میں نے، بجٹ کیا بجٹ سپیچ ہوتی ہے آپ کی، جی بجٹ وہی سیم سپیچ. میں اس کو کٹ اینڈ پیسٹ تو نہیں کہوں گا، لیکن وہ فگرز کا ادھر کا ادھر کا اور ساری باتیں جو ہیں، اور یہ اس کا جو پنچ ہے اور جس کا جو اندرونی اس کا جب ہم کریں گے تجزیہ کریں گے تو اس میں تقریباً 1 ہفتے تک ہم یہی کتابیں اور انگریزی اور کوما فل سٹاپ کالن پڑھتے رہیں گے اور اس کا مطلب نکالیں گے کہ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے. تو جیسے آپ نے بھی پرومو میں بتایا کہ جی یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن یہی کرتی ہے، بجٹ سپیچ اسی طرح ہوتی ہے اور وہ ہم سنتے ہیں، اس کے بعد سوچنے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اس آج کی بجٹ سپیچ میں میں مبارک دوں گا اپنے بھائی اپنا چیئرمین آباد کو کہ چلیے دیر آئے درست آئے، کچھ تھوڑا بہت ہوا. لیکن بات وہی ہے شمسی بھائی کہ جب تک ہم پڑھ نہیں لیں گے، دیکھ نہیں لیں گے، اس وقت تک تسلی نہیں ہوگی. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت زور دیا جا رہا ہے پچھلے 2 سال سے کہ جی ہم ایف بی آر ریفارمز، ایف بی آر میں اسٹرکچر ریفارمز ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پھر فلاں کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک جو بڑی بات سب سے انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کا ایٹ سورس یعنی ایف بی آر کا اس میں کوئی کام نہیں. جس طرح آپ نے بینک ڈپازٹس کی بات کی ہے کہ اب وہاں سے بھی انہوں نے جس آپ کے پروفٹ پہ 15% آپ کا فل اینڈ فائنل ہوا کرتا تھا آپ کے انٹرسٹ ریٹ پہ کہ وہ ٹھیک ہے آپ کا ہو گیا، اس کو انہوں نے بڑھا کے 20% کر دیا. یعنی اس میں ایف بی آر کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے. ایف بی آر میں جو ریفارمز ہوں گے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس آپ نے موجودہ جہاں سے آپ کو نکل رہا ہے تیل نکل رہا ہے اسی میں سے آپ اپنی بوتل بھر لیں. جس کا نکل رہا تیل اس کو ملے یا نہ ملے آپ اپنی بوتل بھر لیں. تو یہ مثال کے طور پہ جی بالکل یہ ہمیں کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ریفارمز یا ایف بی آر کے کام میں یا ایف بی آر کی گورننس میں آپ جو قوانین کرتے ہیں، جو آپ زور زبردستی کرتے ہیں، جو پیونیٹیو میئرز آپ لیتے ہیں، بیکاز ایف بی آر کا کام ہے فسکل میئرز کیا لینا. تو دس از ناٹ اے فسکل میئر کہ میری آپ جیب میں سے آپ کاٹنا شروع کر دیں. میری ایٹ سورس پہ میری روٹی جو مجھے مل رہی ہے اس میں سے آپ نوالے دو اپنے کھینچ لیں. یہ کوئی فسکل میئر نہیں ہے. اس کو میں بالکل کسی طور پہ اس کا کریڈٹ ایف بی آر کو دینے کو تیار نہیں ہوں. یہ تو عجیب سی بات ہے نا. اب دوسری بات طرف ہے، مجھے ایک اور بات پہ اعتراض ہے کہ آپ جس طرح مونا بیٹھی ہیں، آپ کے اوپر تو انہوں نے کیا 2.5% کا ریلیف کر دیا آپ کو آپ کی سیلری کے اوپر. اور یہ جو سرکاری مشینری ہے، سرکاری ملازمین جو ہیں
उनके ऊपर ये हुकूमत हमेशा ही मेहरबान रहती है, हर साल कभी 20%, कभी 15%, 30%। और मुझे ये बताइए कि अगर वो पॉवर्टी है आपकी सरकारी मशीनरी में, तो भाई ग्रेड 18 का ऑफिसर जो है वो मुझसे ज्यादा बेहतर उसका लाइफ स्टाइल है। आपने अगर ये समझना है कि हाँ जो सरकारी मशीनरी में सरकारी मुलाजमीन की आपने सैलरीज को बढ़ाना है, उनको इन्फ्लेशन की वजह से आपने उनको कॉम्पनसेट करना है, तो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 17-18 तक रखें भाई, हमें कोई एतराज नहीं है। क्योंकि अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी मशीनरी जो है वो तनख्वाह पे थोड़ी चलती है भाई। एनीवे, मैं अपना पॉइंट ये रेज करना चाहिए जी। तो सर एक्चुअल बात ये है कि वो चलनी तो उसूली तौर पे उसी पे चाहिए कि मतलब आप मैं समझ रही हूँ आपका क्या इशारा है। मोना, there are those realities which are known to मेरे 5 साल के पोते को भी पता है। फरमा रहे सर, ये तो हम सारों को बैठे हुए सिस्टम में हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको फेस करते हैं, लेकिन इसको हमने कर्टेल करना है। मोना मैडम, बात ये है कि इन चीजों से, इन मैयर से एक एहसास महरूमी जो है ना, वो बहुत तकलीफ दह चीज है। वो एक सेंस ऑफ बहुत आपने बजा अपना जो भी आपका इस पे इख्तलाफी नोट था, बहुत ड्यूली टेकन, बट मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। वापस आते हैं, थोड़ी जितने भी अभी चीज़ें आई हैं उन सबको डाइसेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट बहुत इस बात का क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन हम लोगों ने बहुत कंट्रोल कर ली है। जाहिर है उसी के कॉन्सिक्वेंटली मॉनेटरी पॉलिसी के डिस्काउंट रेट में भी गिरावट हम हर माह हर बेसिस पे जितनी दफ़ा होती है, हर 3 मंथली हम देखते हैं। इस क्लेम को भी और इस पूरे बात को भी डाइसेक्ट करेंगे, और फिर उसकी रोशनी में जो सैलरीज बढ़ी हैं या जो टैक्स के रेट कम हुए हैं उस चीज़ को भी देखेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमें इस तरफ ब्रेक के कामरान अरशद साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, सदर एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। आपको भी बहुत खुश आमदीद। कामरान साहब, इनिशियल रिएक्शन तो मैंने बहरहाल आपका मांगा, वो तो मैं नहीं सुना, नाजरीन के लिए भी वो रखिएगा ऑन द रिकॉर्ड कि आपका इनिशियल रिएक्शन टू द बजट। और इस खुसूस सेक्टर को हमेशा ही गिला रहता है। मुझे याद है एट वन पॉइंट इन टाइम दे यूज्ड टू बी ए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एज वेल, फिर वो खैर एबॉलिश हुई, ख़त्म हुआ। आर वी डूइंग इनफ आप लोगों को और इस खास स्पेसिफिक सेक्टर को फ़रोग देने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, उसी तर्ज पे जो बांग्लादेश या इंडिया कर रहे हैं। बांग्लादेश और इंडिया तो रिबेट्स भी देते हैं, रिबेट्स के हैं वो तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं। हम रिबेट्स या सब्सिडीज नहीं ले सकते क्योंकि हम एक कड़े 37 महीने लंबे IMF प्रोग्राम में हैं जो सितंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था। लिहाजा हम किसी किस्म की सब्सिडी या रिबेट नहीं मांग रहे, ना कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मांग रहे हैं। हम सिर्फ, हमारी बड़ी सिंपल डिमांड्स हैं कि आप हमें बिजली उसी रेट पे दें जो रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ है, जो बांग्लादेश में, जो इंडिया में, जो चाइना में, वियतनाम में है। 9 सेंट की बिजली या 25 रुपए की बिजली। इंटरेस्ट रेट भी सिंगल डिजिट में होना चाहिए। काइबर 22 से 11 पे आया है, लेकिन ये पिछले 2 साल में माशी तबाही हुई है एंड बहुत सारी सनतें एंड कारोबार बंद हुए हैं, उनको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं कर्ज करूं इसके बरक्स, इस पॉइंट ऑफ व्यू के बरक्स, एक हमने ब्रेक से पहले एक व्यू पॉइंट कलेक्ट किया था, चूंकि हसन बख्शी साहब ने ये हम तमाम को बताया कि डिस्पाइट दिस के इंटरेस्ट रेट्स गिरे हैं, 22 से 11 पर आए हैं, लेकिन बैंक डिपॉजिट्स तो उल्टा बढ़ गए हैं। हमें उसका फायदा तो अमली तौर पर तब नजर आएगा ना जब वो पैसा बैंकों से निकल के कहीं सरमाया जा रहा होगा। वो नहीं हो रहा जी। वो मैडम, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लोग ये समझते हैं कि सनतकारी करना या तिजारत करना या खेती बाड़ी में जाना, एग्री में जो पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी है, इज नॉट रिवॉर्डिंग इनफ। तो वो आसान और सेफ रास्ता चुनते हैं, यानी कि अपने पैसे बैंक में रख के उस पे इंटरेस्ट कमा लो। जो पहले 20% मिल रहा था, अब कम से कम 10 तो मिलेगा, 9.5 मिलेगा। तो वो उसको एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझ के पैसा बैंक में रख रहे हैं, इसलिए बैंक डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, जो कि कोई हेल्दी बात नहीं है। ये पैसा वापस मैशत में आना चाहिए और सर्कुलेशन में आना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उस पर टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो, उस पर फॉरेन एक्सचेंज
जनरेट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आए एंड एलाइड इंडस्ट्रीज चले, बैंक में पड़ा पैसा इनमें से एक चीज भी जनरेट। आपकी बिल्कुल बात है 100% दुरुस्त, लेकिन वो हो नहीं रहा, ये इसीलिए हमारा हेंस द वरी। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि अब एक टाइम आएगा कि हुकूमत को पूरा जोर लगाना पड़ना है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है, देखिए आपके पास दो तरीके हैं, या आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं या आप अपनी इंपोर्ट कम कर लें, ठीक है। फिलहाल जो आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप उसको ओवरसीज रेमिटेंस से ब्रिज करते हैं, तो ये जो ओवरसीज रेमिटेंस है ये इस गैप को ब्रिज करती है, इसलिए हमारी मैशियत बची हुई है, ये आईसीयू से निकली हुई है, क्योंकि जितने पाकिस्तानी बाहर गए हैं वो आपको दबा के फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे हैं एंड हैंडसम अमाउंट्स आ रही हैं, इसलिए हम बचे हुए कि वो डॉलर भेजते हैं एंड लोकली उनको आप उस डॉलर के अगेंस्ट रुपया कैश आउट करके दे देते हैं। लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, ये इधर अवामुन नास का पैसा है जो कुर्बानियों पे रियल एस्टेट में उनके अपने यूटिलिटी बिल्स के लिए आता है। लिहाजा बड़ा ज़रूरी है कि इधर इंसेंटिवाइज किया जाए सनत को बांग्लादेश या इंडिया के तर्ज पे। इसी तरह आप अपना इंटरेस्ट रेट नीचे लाएं। सन 2008 में पाकिस्तान के और बांग्लादेश के बैरूनी कर्जे एक बराबर होते थे, क्या ऐसा फ़र्क हुआ 2008 से 2024 तक? बांग्लादेश हर साल 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट ऐड करके सन 2008 में 8 बिलियन की एक्सपोर्ट से 47 बिलियन पे पहुंचा और हम 16 बिलियन डॉलर के कर्जे से यानी कि 130-32 बिलियन डॉलर के आपका ये जरूर तकाजा था कि चलें रिबेट या बांग्लादेश और भारत की तर्ज पर नहीं तो कम से कम जो कम्पिटिटिव बिजली के निर्ख हैं वही दिए जाते। नाजरीन, मुझे रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि हमने इसकी ब्रेक पे चलना है, उसके फौरी बाद हमें वापस हम ट्रांसमिशन के साथ हाजिर होते। डोंट गो एनीवेयर।